हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत खुश होंगे और लॉकडाउन के मज़े उठा रहे होंगे। तो लॉकडाउन काफ़ी अब आगे बढ़ चुका है। शायद मेरे ख्याल में 31 मई तक मोदी जी ने आके रात को एकदम स्पीच दी और सरप्राइज़ कर दिया हम लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई तो हमारी कंटिन्यू रखनी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एकलव्य एजुकेशन के साथ। मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको पढ़ाई को कंटिन्यू कराने वाले हैं, आगे पढ़ाने वाले हैं, वो भी एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो भाई देखते हैं भाई आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या भाई 12th क्लास की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमें समझ में आएगा नहीं इतनी जल्दी, बात समझ में आ रही है। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं पोटेंशियल एनर्जी समझा देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है जरा समझते हैं बेटा जी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, इन बातों को जरा पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड, यानी किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही डिफाइंड होती है। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और कंजर्वेटिव फील्ड। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स का ग्रुप है। अब ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये पार्टिकल्स हमारे चार्ज भी हो सकते हैं और ये पार्टिकल्स हमारे मासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस या फिर मासेस का ग्रुप जो फिक्स्ड पोजीशन पर रखा हुआ हो उसे हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, तो कंजर्वेटिव फील्ड वैसा एक बेटा एक ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है भाई, तो हम भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर मैं एक छत पर चढ़ के जाता हूँ, ठीक है भाई, तो छत पर मैं सीढ़ियों से भी जा सकता हूँ, ठीक है, या फिर लिफ्ट से भी जा सकता हूं, या किसी दूसरे मेथड से भी मैं जा सकता हूं। तो इन तीनों मेथड के अंदर या इन तीनों तरीकों से अगर मैं छत पर जाता हूं तो इन तीनों तरीकों में किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, या इन तीनों तरीकों में जो वर्क डन करूंगा वो एकदम बराबर करूंगा। क्लियर है, इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ उन्हीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड होती है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर रखे होते हैं। होप बच्चों को समझ में आ गया होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है फिलहाल के लिए। अभी पोटेंशियल एनर्जी कुछ क्राइटेरिया चल रहे थे, अभी पोटेंशियल एनर्जी को भी समझेंगे। तो बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी का जरा बताना। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जी क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली में क्या है, एक एनर्जी ही है। बात समझ में आ रही है। अब एनर्जी हमेशा किसकी वजह से होती है, एनर्जी हमेशा वर्क डन की वजह से होती है। और जब भी हम वर्क डन करते हैं और फोर्स का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, ठीक है भाई, तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है भाई, वो एक तरह की एनर्जी होती है। और ये एनर्जी उन पार्टिकल्स के अंदर कैसे आती है, तो ये एनर्जी उन पार्टिकल्स के अंदर कैसे आएगी बेटा, तो कोई भी पार्टिकल अगर मैंने ऐसे करके रखा हुआ है और इन दोनों पार्टिकल या बहुत सारे पार्टिकल से मान लेते हैं और ये सभी पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शंस होंगी या इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे होंगे, तो उस फोर्स के अगेंस्ट अगर उन पार्टिकल्स की पोजीशंस को या कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन उन पार्टिकल्स के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाया करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं बिकॉज वो भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो इस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर मैंने एक पेन को रखा हुआ है और इस पेन को लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस पेन को मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करके थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूं। ठीक है, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर वो जो मैंने वर्क डन किया था इसको ऊपर ले जाने में अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अर्थ और इस पेन के बीच में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ठीक है, तो ये भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। अब सोचो जरा, पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, एक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने से। यानी कहने का मतलब जब तक इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तब तक इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। बात समझ में आ रही है। और सिंपल सी बात है, तो जब जब फोर्स होगा तब तब पोटेंशियल एनर्जी होगी, फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको उठाकर मैं किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख देता हूं, तो अर्थ
और ये पेन दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो जब ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई भी फोर्स नहीं होगा, तब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी कितनी होगी, 0 होगी, बिकॉज इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? नो फोर्स, नो वर्क डन, नो वर्क डन, नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। कौन से दो पार्टिकल? एक ये पेन और एक अर्थ। क्लियर है? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होने के लिए फोर्स का होना बहुत जरूरी है। फोर्स होगा तो वर्क डन उसके अगेंस्ट हम कर सकते हैं, और वर्क डन करेंगे तो वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होगी ही होगी। होप सब बच्चों को समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है? तो ध्यान रखना भाई, दो चीजें या दो पार्टिकल्स जब इनफाइनाइट पर होती हैं तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होती, और कोई इंटरेक्शंस नहीं होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बोलो बेटा, 0 होगी। अब आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर। तो चलिए बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है भाई? तो डेफिनेशन समझने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी 3 चार्ज का सिस्टम इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है भाई? तो फिलहाल के लिए मैंने कोई भी 3 चार्ज का एक सिस्टम इमेजिन कर लिया, ठीक है? तो ये 3 चार्ज का सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इन सभी की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, इसको हम बोलते हैं भाई इन चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। क्लियर है? अब इन तीनों चार्जेस क्या है भाई? ये तीनों चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अगर ये तीनों चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे पर फोर्सेस लगा रहे हैं, तो जरूर इन तीनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? स्टोर्ड होगी। अगर ये चार्जेस हैं तो इनके बीच में स्टोर्ड होने वाली एनर्जी क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो बेटा कैसे डिफाइन करूंगा? तो बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करूंगा। कैसे? मान लेते हैं तीनों चार्जेस फिलहाल के लिए इनफाइनाइट पे रखे हुए थे। अगर ये तीनों चार्जेस इनफाइनाइट पे रखे हुए थे, सुनना जरा मेरी बात, मैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी को एक वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन करने वाला हूं। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये जो तीनों चार्जेस हैं वे एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए थे। अगर एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे होंगे तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब उस टाइम पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है भाई? अब धीरे धीरे करके मैं इन सभी चार्जेस को पास लाना शुरू करूंगा। जब इन सभी चार्जेस को मैं पास लाना शुरू करूंगा तो ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, फोर्स लगाना शुरू करेंगे, और उसी फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करके मैं इन्हें इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में ले आऊंगा, और इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लाने पे जितना वर्क डन लगा होगा वही वर्क डन इन तीनों चार्जेस के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? आ गई? यानी कहने का मतलब इन तीनों चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन तीनों चार्जेस को इनफाइनाइट से इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन में लाने में, इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होगी। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इन तीनों चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन तीनों चार्जेस को इनफाइनाइट से इस गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होने वाली है। बात समझ में आ गई ना? गई? तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो इसको समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to assemble these charges from infinite to given configuration। ठीक है? तो ये हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है भाई? अभी फिलहाल के लिए यहां पर 3 चार्जेस हैं, ये चार्जेस 2 भी हो सकते थे। ठीक है? तो 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट से किसी गिवन कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में किए गए वर्क डन को भी हम क्या बोलेंगे? इनकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? तो चलिए भाई समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है? यह सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल। अब हम 2 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे। ठीक है भाई? अब डेफिनेशन ध्यान दो भाई सारे बच्चे। तो 2 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। ठीक है भाई? अब सिंपल सी बात है, यहां पर बोला गया भाई एक चार्ज को हमें इनफाइनाइट से गिवन पोजीशन पर लेकर आना है। ये हमने फिलहाल के लिए 2 चार्जेस सेलेक्ट कर लिए, Q1 एंड Q2। मान लिया ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो r डिस्टेंस पे अगर ये दोनों रखे हुए हैं तो इन दोनों में कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होंगी, इन दोनों के बीच में फोर्सेस होंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? तो सिंपल सी बात है, उस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, इस Q2 चार्ज को, ठीक है भाई, इमेजिन कर लेते हैं Q2 चार्ज पहले इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। ठीक है भाई?
मुझे दोनों को इनफाइनाइट पे रखना चाहिए, बट अगर मैं एक को इनफाइनाइट पर ले जाके रख दूंगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनफाइनाइट पर हो ही जाएगा। क्लियर है? तो भाई सिंपल सी बात है। अब इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन, ठीक है, इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर ही इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है भाई, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है भाई, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, पॉइंट हमारा P है। ठीक है भाई, तो इनफाइनाइट से P पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया है वही वर्क डन इन दोनों के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। ठीक है बेटा, होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए भाई इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए हमें यहाँ से मिटाना पड़ेगा, तो फटाफट जल्दी से इसको मिटा देते हैं। तो बेटा जी हम यहाँ पर समझ रहे आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए हमने दो चार्ज सेलेक्ट किए, दोनों का डिस्टेंस r था। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना भी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताई दी है भाई कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर है। तो मुझे वर्क डन निकालना है ना भाई, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, मुझे वो वर्क डन कैलकुलेट करना बस एक बार ही, तो पोटेंशियल एनर्जी उसी के बराबर आ जाएगी। अब इनफाइनाइट का मतलब है क्या भाई, तो भाई मान लेते हैं Q1 है, और ये जो फील्ड आपको दिख रही है ना, डॉट मैंने लाइन बनाई है, ये इस Q1 चार्ज की फील्ड है, और इस Q1 चार्ज की फील्ड के बाहर जैसे ही ये वाला चार्ज जाएगा, जैसे Q2 चार्ज, ठीक है, इस Q1 की फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो इस Q2 पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाऊं तो मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो मेरे और अर्थ के बीच में किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी। तो इस Q1 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक है। अगर Q2 इससे बाहर होता है तो वो मान लेते हैं इनफाइनाइट पर होता है, और वहाँ पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, और ना ही उसकी पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो हमने ऐसा मान लिया भाई पोटेंशियल एनर्जी के बाहर, हल्का सा बाहर एक पॉइंट है A। ठीक है, तो इस A पॉइंट पर Q2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और जैसे ही मैं उसे हल्का सा अंदर लेकर आऊँगा, जैसे ही मैं उसे हल्का सा अंदर लेके आऊँगा, हल्का सा अंदर लाने पर क्या होगा, जैसे ही वो हल्का सा अंदर आएगा वैसे Q1 उसे रिपेल करेगा, बिकॉज दोनों के पास कैसा पॉजिटिव चार्ज है। तो Q2 जब हल्का सा अंदर आएगा तो Q1 उसे रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो Q2 अंदर की तरफ आ रहा है, ध्यान देना भाई, Q2 अंदर की तरफ आ रहा है और उसे बाहर की तरफ फोर्स मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इस फोर्स के अगेंस्ट जब Q2 धीरे धीरे करके अंदर आएगा और P पॉइंट तक मैं इसे लेके आ जाऊंगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट जो मैंने वर्क डन किया होगा वही इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि जो A पॉइंट है वो फिलहाल के लिए कितनी दूरी पर है भाई, x दूरी पर है। क्लियर है? जब मैं इसे थोड़ा सा पास लेकर आता हूँ, ठीक है भाई, कितनी पास लेकर आता हूँ, मान लेते हैं इस A पॉइंट से कुछ ही दूरी पर एक पॉइंट है dx। ठीक है भाई, कितनी दूरी पर है, dx दूरी पर। तो A पॉइंट से जब मैं इस चार्ज को B पॉइंट तक लेकर आता हूं जो कि dx दूरी पर है, तो उसमें कितना वर्क डन होता है भाई, तो कितना वर्क डन होगा बेटा, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आता है F इंटू में dx इंटू में cos थीटा। थीटा कितना है बेटा, तो F और dx के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो एंगल कितना बन गया बोलो बेटा 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 180 होता -1, तो ये आ गया -f dx। क्लियर है? तो ये हमारा वर्क डन निकल कर आ गया। अब ये जो मैंने वर्क डन निकाला है वो कौन सा वर्क डन निकाला है, इस Q2 चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्क हुआ वो निकाला है। लेकिन मुझे निकालना है इस Q2 चार्ज को A से P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क हुआ, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई करते हैं फटाफट जल्दी से। तो यहां पर मैंने लिख लिया भाई हमारा dw लिख लिया, बराबर लिख लिया भाई मैंने F dx लिख लिया। बात समझ में आ गई नहीं आगे भाई? अब करना है क्या भाई, इंटीग्रेट करेंगे भाई, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इधर की तरफ जो इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं वो कहां से कहां तक करने वाले हैं, इनफाइनाइट से। ठीक है, x की वैल्यू इनफाइनाइट से x की वैल्यू r तक। ठीक है भाई, क्योंकि मुझे Q2 को कहां से कहां तक लाना है, मुझे इस Q2 को इनफाइनाइट से r पॉइंट तक लेकर आना है, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इनफाइनाइट से r तक होनी चाहिए। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहाँ पे dw को इंटीग्रेट करने पर w आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। f की वैल्यू कितनी होती है, यानी फोर्स की वैल्यू। तो Q1 और Q2 कहाँ पे रखा है फिलहाल के लिए, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा होगा, तो ये किसने बताया था, कुलम बाबा ने बताया था। तो कुलम बाबा ने बताया था भाई कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी दो चार्जेस जो x डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उन दोनों पर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है भाई, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। समझ में आगे नहीं आगे? और dx यहाँ पर है ही, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे x इक्वल टू इनफाइनाइट से x इक्वल टू r।
अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें बाहर ले लेंगे, k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट है, अंदर क्या चीज़ बचेगी बेटा, अंदर बचेगा हमारा x का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू इनफाइनाइट टू x इक्वल टू r। अब dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो बेटा, तो जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन सीखा हुआ है उन्हें पता लग जाएगा, जिन्होंने नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, एक वीडियो जरूर डाल दूंगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। ठीक है भाई, तो यहाँ पर dx बाय एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बेटा -1 बाय एक्स। ठीक है भाई, और यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट से x की वैल्यू r तक रहेगी। अब चलिए उठाकर हम लिमिट पुट कर देते हैं। अगर मैं अच्छा माइनस भी तो यहाँ पर था, अगर मैं इसका लिमिट पुट करूंगा तो लिमिट पुट करके आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, लिमिट पुट करके आंसर आएगा भाई यहाँ पर इस वाले माइनस को भी बाहर निकाल लो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस माइनस को हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं लिमिट पुट करने वाला हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है भाई, अपर लिमिट में x की वैल्यू r है तो 1 बाय r आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में x की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ गया। अब 1 बाय इनफाइनाइट कितना होता है बोलो बेटा, 1 बाय इनफाइनाइट होता है बेटा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, किसकी, वर्क डन की, वो निकल कर आने वाली है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया इस तरीके से। होप आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे लिखते हैं इसी को, तो बेटा नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो को पॉज करते रहना और नोट करते जाना, वरना ऐसे नोट नहीं कर पाओगे आप लोग। और सबसे अच्छे नोट्स कौन से होते हैं बोलो बेटा, जो हमारे हाथों से बनाए जाते हैं और हमारी आंखों से देखे जाते हैं। ठीक है भाई, तो खुद लेक्चर देखें और अपने हाथों से नोट्स बनाएं, सुंदर सुंदर अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर डालें, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंसेस का बेटा हम यूज़ करते हैं ना उतना ही ज़्यादा हमें नॉलेज गेन होती है और वो चीज़ हमें उतनी ज़्यादा देरी तक याद रहती है। तो कोशिश करें किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने हाथों से इसके नोट्स बनाएं। इससे क्या हो, अपनी आंखों से देख रहे हैं एक सेंस यूज़ हो गई, लिख रहे हैं दूसरी सेंस यूज़ हो गई, सुन भी रहे हैं तीसरी सेंस यूज़ हो गई। बात समझ में आ रही है, तो जितनी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब अगर बोलने भी लग जाओगे, लिखते लिखते आप बोलें भी अगर बोलोगे तो एक और सेंस ऐड हो जाएगी, तो चीज़ें और भी ज़्यादा याद रहेंगी। बात समझ में आ रही है। अब जैसा कि मुझे पता है भाई, वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो भी हम वर्क डन करते हैं अभी, ठीक है, इस चार्ज को इनफाइनाइट से Q1 P पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया गया होगा वो इसके अंदर इन दोनों के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा। तो भाई वर्क डन बराबर हमारा आ गया भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से दिखाते हैं और ये बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। समझ में आगे नहीं आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख रहे हैं भाई हमारा, K को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल k है, लगता कैपिटल सही है, मैं लिखता हूं तो जब, तो Q1 Q2 बाय R। समझ में आगे नहीं आ गया, तो ये हमने बेटा बना लिया पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला। ठीक है बेटा जी, अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमने कर ली, अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी देखते हैं भाई। तो नोट करके बेटा जी अपनी कॉपी के अंदर लिखें कुछ बातें। ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है, अगर यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होता है भाई, तो ध्यान रखना भाई, अगर यहाँ पर Q1 कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, और Q2 भी कैसा हुआ भाई, Q2 भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है भाई, तो दोनों अगर वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी वो कैसी निकल कर आएगी, पॉजिटिव निकल कर आएगी। बात समझ में आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकल कर आने वाली है वो पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। सिमिलरली अगर Q1 Q2 कैसा हो बेटा, अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तब भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। इसको हम लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लगेंगे, रिपल्सिव लगेंगे, और इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है बोलो बेटा, रिपल्सिव लग रहा है। तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी भैया, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी हमने यहाँ से ये सीख लिया कि जब भी फोर्स कैसा लगता है भाई, जब भी फोर्स रिपल्सिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। तीसरी बात क्या बेटा जी, अगली बात देखिए भाई, यहाँ पर अगली बात है कि भाई अगर Q1 पॉजिटिव हुआ, बात समझ में आ रही है, लेकिन Q2 कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, या उसको उल्टा कर लो, Q1 कैसा है, नेगेटिव, और Q2 कैसा है, पॉजिटिव। तो ऐसे केस में नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे बोलो बेटा जी, वो बनाएंगे नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है बोलो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बोलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी नेगेटिव। ठीक है भाई, या हम कह सकते हैं
कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच की पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच की अगर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स है, बोलो बेटा, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब भाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस यानी दो मासेस के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो उन दोनों मासेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है बेटा कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसलिए हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ली जाती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। समझ में आया नहीं है भाई? अब थोड़ी सी बातें और हम आगे लेके चलते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। अब हम थ्री चार्ज पार्टिकल लेने वाले हैं, ठीक है भाई? तो चले भाई थ्री चार्ज पार्टिकल को समझ लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा जी, नोट कर लें सारे बच्चे। तो हम थ्री चार्ज पार्टिकल को जरा समझेंगे, ठीक है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है भाई? अब तीन चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी जरा समझते हैं भाई। तो धीरे धीरे हमारे सारे मार्कर खत्म हो रहे हैं, तो देखते हैं भाई जो मार्कर बचेगा। तो मान लेते हैं हमने तीन चार्ज पार्टिकल ले लिए, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया और एक Q3 ले लिया, ठीक है भाई? अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, जरा समझना आप सब बच्चे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखते रहे भाई। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं R13, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है? अब इन तीनों की मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपल सी बात है, हमने थोड़ी देर पहले एक तरीका समझा था पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का। वो क्या था बेटा? इनको पास लाने में यानी इनको असेंबल करने में किया गया वर्क डन। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये तीनों किस पर थे भाई? इनफाइनाइट पे थे। जब ये तीनों इनफाइनाइट पर रहे होंगे, ठीक है, तो फिलहाल के लिए Q1 को मैंने यहीं पर मान लिया और बाकी दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट पर भेज दिया, ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैं Q2 चार्ज को Q1 के पास लेकर आया हूँगा। तो जब मैं Q2 को Q1 के पास लेकर आया तो जब मैं Q2 को लेकर आ रहा था तो Q1 उस पर फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत में जब मैं Q2 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं तो Q2 को सिर्फ किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? तो मुझे सिर्फ Q1 के अगेंस्ट ही वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना होगा? कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। बात समझ में आ रही है? जब मैं Q2 चार्ज पार्टिकल को एक गिवन पोजीशन पर लेकर आता हूं, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है? मुझे सिर्फ Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा होगा। और वो कितना करना पड़ा होगा? कि Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मैं Q3 को लेकर आऊंगा, ठीक है भाई? Q3 यहां पर नहीं था। अब Q3 को मैं इनफाइनाइट से जब यहां पर लेके आऊंगा तो इस Q3 पार्टिकल को लाने में मुझे इन दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो बताओ Q3 को जब मैं लेके आया, जब मैं Q3 को लेकर आया तो मैंने Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन किया और वो वर्क डन कितना किया भाई? इतना किया। और जब मैं Q3 को इनफाइनाइट से लेकर आया हूं, ठीक है, तो Q1 के अगेंस्ट तो इतना वर्क डन किया। अब Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया होगा? तो Q2 के अगेंस्ट जो वर्क डन किया होगा कितना किया होगा? Q3 Q2 R32। समझ में आ गई नहीं आ गई बेटा आपको? होप आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये वर्क डन कैलकुलेट कर लिया थ्री चार्ज पार्टिकल की वजह से। अब सिमिलरली मैं फोर चार्ज पार्टिकल की वजह से भी कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए भाई सारे बच्चे, तो ड्यू टू फोर चार्ज पार्टिकल, ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको लिख लेते हैं पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो चार चार्ज पार्टिकल्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इसको लिखा मैंने Q1 Q2 Q3, इसको लिख लेते हैं इधर Q3 और इधर लिखते हैं हम Q4, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हमने लिख लिया R12। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R23 है, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R34 है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा कितना है? R14। क्लियर है? अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकाली थी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 होगा। अब Q1 के पास में किसको लेके आऊंगा? Q2 को। तो Q2 सिर्फ किसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा? सबसे पहले इन सभी को हमें इनफाइनाइट पर मान रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इन सभी को हमें मानना है कि ये सभी इनफाइनाइट पे रखे हुए हैं। और सबसे पहले मैं Q2 को लेकर आया तो Q2 को सिर्फ किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा? Q1 के अगेंस्ट। और कितना वर्क डन करना पड़ा? Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R12। उसके बाद
अब मैं Q3 लेकर आऊंगा, तो जब मैं Q3 लेके आऊंगा तो Q3 को Q2 और Q1 दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अब कितना कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ लिखेंगे भाई कि Q3 किसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा, पहले मान लेते हैं Q2 के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं, तो Q3 ने Q2 के अगेंस्ट वर्क डन कितना किया भाई, R23 इतना प्लस, ठीक है भाई। इसके बाद आया K आएगा, उसके बाद अब ये Q3 Q1 के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है, कितना Q1 Q3 डिवाइडेड बाय, अब 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे, तो 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा ये होगा, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R31। क्या मान लिया बेटा, R31 मान लिया। समझ में आ गया नहीं आ गया। उसके बाद अब मैं R4 को लेके आऊँगा, तो जब मैं R4 को लेके आऊँगा तो R4 Q1 के अगेंस्ट भी वर्क डन करेगा, Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन करेगा, और Q3 के अगेंस्ट भी इसे वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन तीनों के अगेंस्ट ये अकेला चार्ज वर्क डन करेगा जब मैं इसे इनफाइनाइट से लेकर आऊँगा, बिकॉज ये तीनों मिलकर इसे रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो भाई कितना कितना लगेगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो Q1 यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, Q4 Q1 डिवाइडेड बाय R14, ठीक है, प्लस R14 का मतलब क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है भाई, प्लस क्या आएगा, K आएगा, उसके बाद Q4 आएगा, फिर Q2 आएगा डिवाइडेड बाय R42। तो R42 कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला 2 और 4 के बीच में लगने वाला डिस्टेंस। अब और आगे लिख लेता हूँ भाई, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि Q4 Q3 डिवाइडेड बाय R43 या R34 लिख लेंगे, ठीक है भाई, ये आ गया। तो तीनों के खिलाफ इसने वर्क डन यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है भाई। 4 ने 1 के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, 4 ने 2 के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, और 4 ने 3 के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, ये सारी बातें हमने लिख ली। तो होप आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम 2 पार्टिकल सिस्टम की, 3 पार्टिकल सिस्टम की और 4 पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा चार्ज पार्टिकल आएंगे तो आप शायद कर लेंगे, है ना भाई, समझ में आया नहीं आया। तो चलिए भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। अब ये होता क्या है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, समझना जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज या पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinite to that point। हम कह रहे हैं भाई यहाँ पर कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करूंगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होने वाला है। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन कैसे करेंगे बोलो बेटा। तो जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, 2 चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और उसकी डेरिवेशन करी थी, ठीक उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल P पॉइंट पर निकालने वाले हैं। फर्क सिर्फ कितना था भाई, तो पहले जब 2 चार्ज पार्टिकल की जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो वहां पर हम Q2 चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आ रहे थे इनफाइनाइट से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर लाने वाले हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें Q2 की जगह इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देना है। तो चलिए भाई समझते हैं। तो जो डेरिवेशन हमने करी थी बिल्कुल डिक्टो सेम हम करने वाले हैं, बिल्कुल डिक्टो सेम, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई कि भाई किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बात समझ में आ रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया होगा। तो लिखेंगे -F.dx, फोर्स लग रहा था उधर की तरफ इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इधर की तरफ dx, ठीक है भाई। तो भाई इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने में अगर इतना वर्क डन हो रहा है तो यहाँ से इनफाइनाइट से P पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू इनफाइनाइट से x इक्वल टू r तक। वही सेम हमें करने वाला है, बात समझ में आ रही है। तो सेम करते 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 हम कहाँ पहुँचने वाले हैं भाई, करते करते हम फाइनली इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है। तो सेम डेरिवेशन करते करते फाइनली हम किस पॉइंट पर पहुँच गए भाई, वर्क डन बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। क्लियर है भाई। लेकिन बस फर्क क्या था भाई, यहाँ पर जो Q2 की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, 1 थी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो हमने Q2 माना हुआ क्या माना हुआ है, +1 माना हुआ है। तो यहाँ पर जो वर्क डन की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी K, और Q1 को हमने क्या माना हुआ है, Q1 को हमने Q माना हुआ है, ठीक है भाई। तो Q1 की जगह आ जाएगा बेटा हमारे पास Q, और Q2 की जगह हमारे पास आ गया 1, और यहाँ पर आ गया भाई R, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या बोलो बेटा R है, ठीक है भाई। तो भाई ये निकल कर आ गया।
तो सिंपल सी बात है बेटा जी, जो वर्क डन है यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई, जो वर्क डन है, साफ साफ बोला गया भाई, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ये जो हमारा वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल बराबर, ठीक है भाई, इस पी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया भाई के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको एक और तरीके से समझते हैं। अब समझना जरा, Q2 चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाने में कितना वर्क डन लगा, तो इतना वर्क डन लगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है? तो अगर Q2 चार्ज पार्टिकल को इस P पॉइंट तक लाने में, इस Q2 चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगा था भाई, इतना वर्क डन लगा था। तो बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क डन लगेगा, तो यूनिटरी मेथड से करेंगे के Q1 Q2 बाय आर, Q2 को डिवाइड कर देंगे तो Q2 से Q2 कट जाएगा, है ना भाई? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ पर निकल कर आ गया भाई हमारा के Q1 डिवाइडेड बाय आर, बिल्कुल डिक्टो सेम फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई, या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं भाई कि Q2 चार्ज पार्टिकल को, इस Q2 चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगा भाई, इतना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी Q2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? और यही हमारे पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और जिस चार्ज को हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? तो इसका एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ध्यान देना भाई। तो यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला लिख लेता हूँ नोट डालकर। तो एक और फॉर्मूला है इसका, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, उस चार्ज को यहाँ पे डिवाइड कर दो तो P पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आगे नहीं आ गया? ये जो वर्क डन है वो कौन सा वाला है, ये वाला है। यहाँ पर नीचे Q2 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा स्टेप, अब इसकी यूनिट क्या होगी बोलो बेटा, तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट होने वाली है वो क्या होगी, तो सिंपल सी यूनिट है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, पर कूलम। तो यहाँ पर क्या यूनिट आगे बोलो बेटा, जूल पर कूलम। ठीक है भाई, तीसरी बात करते हैं भाई यहाँ पर। अच्छा, और भी यूनिट हो सकती है, तो 1 जूल पर कूलम बहुत लंबा सा लगता है, इसलिए छोटा करने के लिए लिख दिया भाई 1 वोल्ट। और भी छोटा करेंगे तो सिर्फ V लिख देंगे। ठीक है भाई, 1 वोल्ट। अब इसके मतलब को जरा हम समझते हैं, इसके लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना, AC की डेरिवेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा और मतलब हम समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा मतलब और हम समझेंगे तो मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, और उस चार्ज पार्टिकल की वजह से P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है भाई, P, Q और R। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का जो हमारा पोटेंशियल है वो कितना भाई, 2 जूल पर कूलम, या मान लेते हैं 4, या मान लेते हैं इसको 6 जूल पर कूलम। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 4 जूल पर कूलम, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है भाई 2 जूल पर कूलम। समझ में आगे नहीं आ गया? चार्ज पॉजिटिव है इसलिए पोटेंशियल भी कैसा है, पॉजिटिव, और चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल भी कैसा होता, नेगेटिव। तो ये वाली बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर चार्ज कैसा होता, बोलो बेटा, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज कैसा हुआ, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी कैसा होगा, बोलो बेटा, नेगेटिव ही होगा। चलो भाई, और आगे ले लेते हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर P पॉइंट का पोटेंशियल 6 जूल पर कूलम है, इसका मतलब है, देखो जरा यूनिट से ही समझ में आ रहा होगा, 6 जूल पर कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज को यहां पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 6 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं 2 कूलम चार्ज लेकर आऊं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो 1 कूलम लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, 6 जूल, तो 2 कूलम लाने में कितना करना पड़ेगा, डबल। और अगर ज्यादा लेकर आऊंगा तो उतना ही मल्टीपल करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस P पॉइंट पर किसी भी चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो कैसे निकालते हैं, सिंपल। ये भी जो चार्ज हम यहाँ पर ला रहे हैं, मान लेते हैं वो Q है, और उस चार्ज को हम इस पॉइंट P के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है भाई? तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के जितना वर्क डन लगेगा उसे कैसे निकालेंगे, उस पॉइंट के पोटेंशियल को जो चार्ज हम यहाँ पर ला रहे हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई? तो उस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो हम ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा भाई, 4 कूलम। सिमिलरली अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 2 जूल पर कूलम है, इसका मतलब किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस
R पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा भाई, 2 जूल वर्क डन लगेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब नोट करके मैं एक और बात समझाता हूँ आपको। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं किसी भी चार्ज को, मान लेते कोई भी एक मेरे पास चार्ज है, अगर उस चार्ज को मैं R पॉइंट तक लगाऊं तो 2 जूल वर्क डन लगता है, Q पॉइंट तक लाऊं तो भाई 4 जूल वर्क डन लगता है, और अगर P तक लाऊं तो कितना वर्क डन लगता है, 6 जूल। अब मैं कहता हूं कि उस चार्ज को मैं Q से P पॉइंट तक ले जाना चाहता हूं, तो बेटा जब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q पॉइंट से P पॉइंट तक लेकर जाता हूं, ठीक है, तो उस केस में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जब मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q पॉइंट से P पॉइंट तक लेकर जाऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 6 - 4 यानी 2 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमने कैसे निकाला ये वर्क डन, तो ये वर्क डन हमने निकाला 6 को 4 से माइनस करके, यानी P के पोटेंशियल को Q के पोटेंशियल से माइनस करके। तो ये इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता लग गया। बात समझ में आ रही है? तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है बेटा, उस पॉइंट से, ठीक है भाई, उस पॉइंट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन लगा है वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मान लो अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नहीं लेकर जाना, मुझे लेकर जाना है किसी एक Q नॉट चार्ज को, ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट Q टू P, तो Q से P तक मैं एक Q नॉट चार्ज को लेकर जाना चाहता हूं, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको मैं Q नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो वर्क डन पता लग जाएगा। तो होप आप सब बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन बातें थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अगली क्लास में जो हमारा लेक्चर होने वाला है वहां पर हम डिस्कस करेंगे भाई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने समझ लिया, क्या डिस्कस करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगला हम डिस्कस करेंगे भाई कि अभी हमने पढ़ा भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, फिर वहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होता है, और भी कई सारी बातें। ठीक है भाई, तो जानने के लिए देखते रहिए एकलव्य एजुकेशन। धन्यवाद।